आज हम बात करेंगे जुकाम, नाक की एलर्जी और छींक के परमानेंट इलाज के बारे में। और एलर्जिक राइनाइटिस जिसको बोल देते हैं हम, उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है और सारी साइंस में आपको बिल्कुल हिंदी भाषा में आसान करके समझाऊंगा ताकि आपको इसका जो परमानेंट ट्रीटमेंट है उसके बारे में पता लग सके। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ दिक्कत क्या है, जैसे ही उनको जुकाम, नाक की एलर्जी, छींक आना और आंखें उनकी लाल हो जाना एलर्जी की वजह से एलर्जिक राइनाइटिस की तकलीफ़ आती है, वो 3 काम करते हैं, चाहे वो आयुर्वेदा में हो, चाहे होम्योपैथी में हो, चाहे इंग्लिश में हो। वो जुकाम और छींक को रोकने के लिए सीधा ही मेडिसिन खाने लग जाते हैं। इसलिए ऐसी जो एलर्जी वाली तकलीफ़ है वो बचपन से शुरू होती है बच्चे को, वो उम्र भर ही चलती है और बाद में जाके वो टॉन्सिल, छाती की बीमारी, सीओपीडी, अस्थमा में जाकर बदल जाती है। तो ऐसा भी आपके साथ ना हो तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना, और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको पता लग जाएगा जुकाम, नाक की एलर्जी और छींक का परमानेंट इलाज क्या है और इसको एलर्जिक राइनाइटिस का होम्योपैथी से कैसे ट्रीटमेंट कर सकें, हिंदी भाषा में आपको समझाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं, क्योंकि इसके लक्षण 2 तरह के हैं। एक तो जब ये शुरू होता है और एक जब ये 1-2 साल पुराना हो जाता है, तब हम एलर्जी को भूल जाते हैं, उन तकलीफ़ों की दवाई खाते रहते हैं और वहाँ पे ज़रूरत एलर्जी के इलाज की होती है पर हम दवाई कुछ और खा रहे होते हैं। और कभी कभार है इलाज एलर्जी की होती है, वहाँ पे भी दवाई हम और कुछ खा रहे होते हैं। तो इन दोनों को आपको अलग अलग चीज़ों को समझना होगा। शुरुआती लक्षण इसके क्या हैं एलर्जिक राइनाइटिस के? इसके छींक से शुरू होते हैं, छींकें आना शुरू हो जाती हैं और ख़ास करके टेम्परेचर चेंज, जैसे आपका कमरा ठंडा है, बाहर का टेम्परेचर गर्म है, आप सर्दी से गर्मी में गए, छींकें आना शुरू। और जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे गर्मी थी, एकदम दरवाज़ा खोला, आप बाहर गए, वहाँ पे सर्दी थी तो एकदम छींकें शुरू। जब सुबह उठते ही चेहरे पे कोई पंखे की हवा लग रही है, जब आप रूम से बाहर निकलें आपको छींकें आना शुरू। और छींक के साथ नाक बंद है, जो नोज़ ब्लॉकेज है वो होने लग जाती है। नाक एक साइड बंद रहती है, एक साइड खुल जाती है, कभी दूसरी साइड बंद होगी, इस साइड खुल गई, ऐसे चलता रहता है। खांसी हो जाती है, बुखार हो जाता है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन हो जाती है खून में भी और साइनस में भी, जिसको हम हे फीवर भी बोल देते हैं। इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा खारिश होती है नाक के अंदर, और आँखों में लालीपन आ जाती है, वाटरी आइज जिसको बोल देते हैं। आँखों में से भी पानी निकलता रहता है, लालीपन आने लग जाती है और आँखों में भी खारिश रहती है। और ख़ासकर ये देखा गया है जब सुबह उठते हैं तब ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ती है। अब तो ये शुरुआती लक्षण है। अब क्या होता है, इस अवस्था में आप वही दवाइयाँ खा रहे हैं जो जुकाम, खांसी, एलर्जी, बुखार को एकदम से दबा देती हैं। आपने परमानेंट इलाज नहीं किया है एलर्जी का, तो उसके बाद क्या होता है, अगर ऐसी दवाइयाँ खा रहे हैं आप तो उसके बाद ये आगे बढ़ जाती है, सेकंड स्टेज में बीमारी पहुँच जाती है। कैसे? इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद टॉन्सिल सूजने लग जाते हैं बच्चों और बड़ों के। और बड़ों के अंदर देखा गया है कि टॉन्सिल है वो बहुत ज़्यादा एट्रोफी हो जाती है, सूख ही जाते हैं, तो इन्फेक्शन उनकी सीधे छाती में जाने लग जाती है। गला ख़राब होने लग जाता है, थोड़ा सा बोलने के बाद गला सूज जाता है, बार बार गले के अंदर दर्द है, गले के बाहर वाले हिस्सों में गांठें बन जाती हैं, खाना अंदर निकलते वक्त दर्द होने लग जाता है। और अगर इसका परमानेंट इलाज ना किया जाए तो बच्चों की जो ब्रेन डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी ये असर डालता है। तो कई लोग इस अवस्था को पार कर जाते हैं और सेकंड स्टेज वाली दवाइयाँ खाते रहते हैं टॉन्सिल के लिए, सोर थ्रोट के लिए, इन्फेक्शन के लिए, पर होती है उनको एलर्जी। अब हम चलते हैं कि ये एलर्जी है क्या, जिसको हम बोल देते हैं एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जी की वजह से हो गया। तो जब तक आप इसको नहीं समझेंगे इलाज नहीं हो पाएगा। तो एलर्जी, ज़्यादातर एलर्जिक राइनाइटिस में इनहेलेंट्स, जो बाहर से धूल मिट्टी के कण है, जहाँ कईयों को डस्ट माइट से एलर्जी आ जाती है, पुरानी डस्ट से एलर्जी आ जाती है, तो जैसे ही वो नाक के अंदर घुसते हैं, परफ्यूम है, ऐसी कोई स्मेल नाक के अंदर घुसते हैं, तो वो बंदा, वो इंसान उससे सेंसिटिव होता है बहुत ज़्यादा। तो उसकी कैपेसिटी नहीं होती नाक की इतनी तेज़, जहाँ छोटे कणों को उसका कण नाक है वो संभाल सके, तो उससे वहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाता है। और डस्ट को एक दुश्मन की तरह लेता है। जो नॉर्मल इंसान का नाक है, सेंसरी सिस्टम है, उसके अंदर वो डस्ट को, परफ्यूम को दुश्मन की तरह नहीं लेता है अपने। और ऐसी कई लोग सेंसिटिव होते हैं एलर्जी के प्रति, तो वो इसको दुश्मन की तरह लेते हैं और एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाता है। ये बॉडी का रिस्पॉन्स है सारा, ये सारी नॉर्मल चीज़ें हैं, इनको बीमारी मत समझिए।
मेन बीमारी तो यहाँ पे पड़ी है, इसको सॉल्व आउट करना है। हमने पता करना है कि आपके उस बंदे के अंदर ऐसा क्या हुआ है कि ये पुरानी मिट्टी को, परफ्यूम को दुश्मन समझने लग गया है। तो ये हमने कारण पता लगाना है, ठीक है। और दूसरा इसका मेन कारण है जो ज़्यादातर लोग टेस्ट नहीं करवाते हैं, खाने पीने वाली चीज़ें, फूड है। खाने पीने वाली चीज़ों से भी आपको, जैसे आप मक्खन से बहुत लोगों को एलर्जी होती है, पनीर से, लस्सी से, ब्रेड है, डबल रोटी है, जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट हैं, एक दिन से पुरानी मिठाई, ऐसी चीज़ें खाते हैं, उन लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस ठीक करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी चीज़ें बंद रखनी है। तो इन सभी चीज़ों से, चाहे आप ये वाली एलर्जी है, चाहे आप फूड वाली एलर्जी है, इनसे एक चीज़ कॉमन डेवलप होती है, वो है नेज़ल पॉलिप एलर्जिक राइनाइटिस वाले पेशेंट के अंदर। तो नेज़ल पॉलिप का जो एक तरह का नाक के अंदर, जिसको बोल देते हैं मांस बढ़ना, तो ये नाक की बीच वाली हड्डी है, तो ये दोनों तरफ मांस बढ़ जाता है। तो इसका मांस का जो सिरा होता है वो छिला हुआ होता है। तो जैसे ही कोई एलर्जी वाला कण लगता है तो इससे एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाता है, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। तो इसको, जो जख्म है, इसको ठीक करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन मिल जाता है और ये एरिया सेंसिटिव होता है एयर से। और नेज़ल पॉलिप है, एयर से तो ये बढ़ते ही जाता है, बाहर ठंडी हवा से, पुरानी मिट्टी से, पर खाने पीने वाली चीज़ों से भी ये नेज़ल पॉलिप बढ़ने लग जाता है। तो इसके लिए हमने टेस्ट करवा रहे हैं। ESR, प्लेटलेट तो कम नहीं है आपके, DNS तो नहीं है आपको, साइनस के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है, और जैसे हम CBC करवा सकते हैं उसके अंदर काफ़ी हमें पता लग सकता है। और पैरानेजल साइनस का हमें एक्सरा कराना चाहिए, कहीं दवाइयाँ हम कुछ और खाते रहें और नेज़ल पॉलिप हो फूड, खाने पीने वाली एलर्जी की वजह से, हम सोचें कि डस्ट और परफ्यूम की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो ऐसे दोनों को डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है। और इस स्टेज के अंदर भी ध्यान रखना है कि कहीं आप टॉन्सिल की दवाई खा रहे हो, आपको हो एलर्जी किसी खाने पीने वाली चीज़ से, खाने पीने वाली चीज़ से टॉन्सिल बन रहे हो, नेज़ल पॉलिप बन रहे हो, और दवाई आप टॉन्सिल की खाते जा रहे हो, इलाज जहाँ पे ज़रूरत है फूड की, आपको एलर्जी टेस्ट करवाने की ज़रूरत है, उसके हिसाब से इलाज। अब होम्योपैथी ट्रीटमेंट क्या है एलर्जिक राइनाइटिस के लिए? बहुत सारी मेडिसिन है, आर्सेनिक एल्बम है 30 है, जो 40 नंबर गोलियों पे बना के आप 3-4 टाइम ले सकते हैं। पोथोस क्यू है, ये आप यूज कर सकते हैं। सबाडिला 30 है, ये 40 नंबर की गोलियों पे तैयार करवा के आप एक गोली 4-5 बार ले सकते हैं। पर इसके बाद भी अगर नहीं आपको आराम मिलता है तो आपको कारण पता करने की ज़रूरत है कि कौन सा कारण है, जो हमने सारे डिस्कस किए हैं। नेज़ल पॉलिप बन गया है तो किस वजह से बन गया, उस कारण का ढूंढ के इलाज कीजिए, ना कि सीधा इनकी दवाइयाँ खाइए। इलाज यहाँ पे पड़ा है, कारण को ढूंढिए। ज़्यादातर लोग इसको बीमारी समझ लेते हैं, ये तो बीमारी के लक्षण है एलर्जिक रिएक्शन के। जैसे किसी के मक्खी लड़ जाए तो वहाँ पे बहुत सारी सूजन आ जाती है, तो मक्खी के पॉइजन को जब तक हम बढ़िया तरीके से न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे तो तब तक उस सूजन को हम जल्दी नहीं उतार सकते हैं। तो ऐसे काज पता करें। और जब तक आपको नहीं पता लगता है, सबसे बढ़िया ऑयल एप्लीकेशन, आप बादाम रोगन है, तिल का तेल है, नारियल तेल है, नाक के अंदर डालें, क्योंकि ये ऑयल डालने से ये जो नाक के अंदर बड़े हुए मांस का जख्मी हिस्सा है, जो जख्म है जहाँ पे जो ठीक ही नहीं हो रहा एलर्जी की वजह से, उसके ऊपर एक तरह की तेल की कवरिंग हो जाती है। तो एयर डस्ट है, इस जख्म को छू नहीं पाएगा। जैसे बोलते नहीं है कि किसी के जख्म हो जाए, अगर बार बार छेड़ते रहें तो बढ़ जाता है, तो ये ऑयल है उस जख्म को छेड़ने से बचाता है। तो इतना डालें कि ये गले तक पहुंच जाए, आपको इनसे भी बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। टेस्ट करवा के अपना इलाज करें। होप है आपको सारी वीडियो हिंदी में, जो एलर्जिक राइनाइटिस का, छींक, जुकाम, एलर्जी, नाक बंद का हमने होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बात करी, और घरेलू उपाय भी आपको बताया, समझाया होगा। इसके बिना ही मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, थायराइड, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर है, अलग अलग तरह के ब्लड के, हड्डियों के, और भी बहुत सारी अस्थमा जैसी बीमारियों के ऊपर टॉपिक्स पर, डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर वीडियोस आप सारी दे सकते हैं। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल को दबा कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आप तक ऐसी वीडियो हर रोज़ पहुंचती रहे। वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के भी साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।